नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। क्रिसमस पर रूस से बड़े हमले का खतरा है। किम ने रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल रूस पहुंची है। यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है। रूस को अब KN-15 मिसाइल की सप्लाई की गई है। और कहां से? नॉर्थ कोरिया से। तो यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए, लेकिन इसका बदला रूस 300 से अधिक हमलों से लेने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना की कमजोरी और लाचारी को परखने के बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। पानी के रास्ते कीव पर बड़े प्रहार की तैयारी है। मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो रही। रूस के टारगेट को समझना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रोस्तोव की ये आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान से भी खतरनाक हमला करना पुतिन का मकसद है। रूस के इन हमलों के बीच जो नई रणनीति सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि अब सिर्फ कीव भस्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी रूसी सेना के कब्जे में होगी। प्रतिशोध की आग में कीव लगातार 2 दिन झुलसता रहा, लेकिन अब कीव की ओर बढ़ने वाले हैं मरीन कमांडो। रूस के ऐसे लड़ाके जो स्पीड बोट से हमला करते हैं। जो पानी के भीतर से आकर अचानक गुरिल्ला प्रहार करते हैं। यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के 2000 कमांडो एक विशेष मिशन के लिए जमा हुए हैं। 300 स्पीड बोट का काफिला भी तैयार किया गया है। इस बार कीव पर हमले का रूट निप्रो नदी से होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज का यह मिशन खेरसोन से शुरू हो सकता है, क्योंकि खेरसोन में यूक्रेनी मोर्चा बेहद कमजोर है और रूस की सेना की यहां बड़ी तैनाती है। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद अब यूक्रेनी सेना खुद को संभालने में जुटी। यूक्रेन के 12 से अधिक शहरों पर 100 मिसाइल और 150 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले की वजह सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन है, जिसके जरिए युद्ध को 20 जनवरी से पहले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मकसद से पुतिन ने एक बार फिर निप्रो प्लान को एक्टिव किया। रूस एक तरफ यूक्रेन को निप्रो तक समेटने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ निप्रो नदी के दोनों किनारों पर कब्जे को ही कीव फतह का रास्ता माना जाता है। निप्रो नदी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। निप्रो बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। नदी पर कब्जे से यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निप्रो के दोनों छोर पर कब्जा होता है तो इससे कीव फतह का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि निप्रो कीव के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसके बाद बेलारूस फ्रंट से पूरे कीव पर कब्जा किया जा सकता है। फिलहाल कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति, एयर डिफेंस खाली है और रूस एक आसान शिकार की तरह यूक्रेन को हर दिन छलनी कर रहा है। टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि हर वो जगह है जहां नाटो के ठिकाने हैं, जहां हथियार बन रहे हैं, जहां यूक्रेन के जासूस हैं, जहां यूक्रेन के सरकारी दफ्तर हैं। रूस ने लगातार हमलों के बाद कई बड़े दावे किए हैं। और पुतिन ने कीव पर हमला करके नेटो से भी प्रतिशोध लिया है। कीव अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सेंटर पर हमला किया। कीव के एक आलीशान होटल में CIA ने अपना सेंटर बना रखा था। कीव में नेटो के कई ठिकानों पर प्रहार हुआ है। रूस के हमले में नेटो के कई ठिकाने नष्ट हो गए। कीव में ताबड़तोड़ प्रहार से बिजली गुल है और हथियार कारखानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हथियार प्रोडक्शन बंद है। पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त होने की वजह से फैक्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है। सैन्य बेस पर भी अंधेरा छा गया है। कारखानों में जो ड्रोन आधे ही बने थे, उनका बड़ा भंडार जमा है। रूस की सेना ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन में मौजूद 30 पेट्रियट एयर डिफेंस नष्ट किए जा चुके हैं। कीव पर हमले के बाद रूस की सेना ने यह बड़ा दावा किया है, यानी अब कीव का सुरक्षा कवच नष्ट हो चुका है। पेट्रियट नष्ट होने के साथ ही अमेरिका के अरबों रुपए भस्म हो चुके हैं। यूक्रेन की चुनौती बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को किसी तरह अपने इलाकों को कब्जे से बचाना है, लेकिन यूक्रेन ना तो अपना बचाव कर पा रहा है और ना ही रूसी सैनिकों को रोक पाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के पास विकल्प सिर्फ अटैक एमएस और ड्रोन से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन रूस के लिए ज्यादा अहम अपने इलाकों को बचाना है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। एयर डिफेंस की टीम अब फ्रंट लाइन पर है। पेट्रियट चलाने वाले अब होवित्जर चला रहे हैं। विमान गिराने वाली टीम टैंक चलाने को मजबूर है। यूक्रेन के कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें नाटो देशों में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिका और इटली जैसे देशों के एयर डिफेंस को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन एक तो एयर डिफेंस खाली है और सैनिकों की कमी है, इसलिए यूक्रेन ने ऐसे ट्रेंड सैनिकों को भी फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सभी मोर्चे पर हालात बहुत खराब है। रूस के पास हथियार और सैनिक की कमी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो देशों को आपात संदेश भेजा है। कुर्स्क में भी यूक्रेन अब लगातार नुकसान उठा रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूसी फौज के आगे बेहद कमजोर साबित हो रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है और हमला करने के लिए घातक हथियारों की कमी है। जिन मोर्चों पर इस वक्त रूसी फौज पर भारी हमला होना चाहिए, वहां सैनिकों की कमी की वजह से बेहद कमजोर प्रहार हो रहा है। रूस की सेना जैपोरिजिया और खेरसोन में भी लगातार हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और कुपियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन प्रहार, 6 वाहन नष्ट, कई सैनिकों की मौत। तो रूस पिछले 24 घंटे से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के 10 शहरों में हमले करके उसने जबरदस्त पलटवार किया है। 31 दिसंबर से पहले कीव का सरेंडर करने का प्लान है, लेकिन यूक्रेन और नेटो ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत एक नए पैटर्न पर रूस पर हमले शुरू कर दिए। अब यूक्रेन सीधे भी हमले कर रहा है और उसके एजेंट रूस में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। हमले भी ऐसी जगहों पर किए जा रहे हैं जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके। इन प्रॉक्सी हमलों को रोकने में रूस नाकाम है, जबकि यूक्रेन लगातार अपने एजेंट रूस में भेजने की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें रूस एक बड़े संकट में घिरने वाला है। अभी रोस्तोव में हुए हमलों से लगी आग बुझी नहीं है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अभी भी कजान और कुर्स्क में तबाही के निशान मौजूद हैं कि यूक्रेन ने मॉस्को से बेलगोरोद तक ड्रोन अटैक कर डाले। रूस इन हमलों का बदला ले रहा है। यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इस बीच यूक्रेन ने एक अलग पैटर्न पर हमले शुरू कर दिए हैं, यानी यूक्रेन अब रूस में डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कोहराम मचाया हुआ है, हल्के ड्रोन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को खाक में मिला रहे हैं, जबकि रूस में प्रॉक्सी हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एजेंट अलग अलग इलाकों में एक्टिव होकर अटैक कर रहे हैं। इस तरह के हमलों से क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इन्हें रोका जाए, क्योंकि ऐसे हमलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। यह वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग से आया है, जिसमें एक महिला एक एटीएम में आग लगाती दिख रही है। पहले वो एटीएम की फोटो खींचती है, फिर माचिस से उसे फूंक डालती है, जिसमें एक तेज धमाका होता है। अब महिला बची या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रूस इसे यूक्रेनी एजेंट का हमला करार दे रहा है। ये ओरियोल ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। ये ठीक हमले के वक्त का वीडियो है, जिसे किसी स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया। हमले के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाए। इस तरह का हमला 5 दिन पहले भी हुआ था, जब ओरियोल में भारी तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक शख्स पुलिस वैन को जला रहा है। पहले वो पेट्रोल डालता है, फिर आग लगा देता है। इसी तरह उसने कई गाड़ियों में आग लगाई। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है ऐसे हमलों के पीछे यूक्रेन है, जो अपने एजेंट भेजकर रूस में अशांति फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एजेंट उन तमाम जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां भीड़ रहती है। इस वीडियो में एक शख्स ने बैंक में आग लगा दी। इस दौरान तेज आवाजें आती रही। हमले के लिए फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक थाना भी फूंक डाला और कई गाड़ियों में आग लगा दी। अधिकतर हमले मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और कुर्स्क में किए गए। रूसी धरती पर बारूदी जिलजिला आया हुआ है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए गए।
जिससे रूस तमतमा गया है और उसने पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है रूस यूक्रेन में विध्वंस के अलावा नाटो देशों में भी प्रॉक्सी हमले कराए। इसके लिए रूस के एजेंट एक्टिव होकर बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी हमले कर चुके हैं। और रूस में यूक्रेन ने एजेंट भेजकर प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए हैं जो नेटो के बनाए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। 5 दिन पहले ओरियल ऑयल डिपो पर हमला किया था, अब एक बार फिर से अटैक किया गया जिसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। कुर्स्क में रूस के हथियार डिपो में विस्फोट कराकर उसे उड़ा दिया। हमले में सारे हथियार नष्ट हो गए। जबकि मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट ने प्रॉक्सी हमला किया जिसमें कई कारें खाक हो गई। जबकि सेंट पीटर्सबर्ग 8 में एक एटीएम जला डाला। इस हमले को एक महिला ने अंजाम दिया। बेलगोरोद के कई इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जबकि सेवास्तोपोल नेवल बेस पर यूक्रेन ने सी ड्रोन से अटैक किया। इसके अलावा काला सागर में खड़े रूसी शिप को भी ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के हमलों से रूस थर्रा गया है, क्योंकि रूस में हमले जमीन से लेकर समंदर तक किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मॉस्को से लेकर बेलगोरोद में यूक्रेन हमले कर रहा है, दूसरी तरफ काला सागर में भी रूसी शिप को निशाना बनाया जा रहा है। क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए गए, जबकि सेवास्तोपोल पर सी ड्रोन विस्फोट कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में इसी तरह से 13 हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने हमलों के लिए नए ड्रोन बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल उसके एजेंट्स हमलों के लिए कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक गाइडेड होते हैं, जिनका युद्ध में इस्तेमाल यूक्रेन ने पहली बार किया है। इस वीडियो में देखिए कैसे इस ड्रोन से रूस के T-72 टैंक पर हमला किया गया, उसे ध्वस्त कर दिया। इन ड्रोन की खासियत जान लीजिए। ये दूसरे कॉम्बैट ड्रोन से थोड़े अलग होते हैं। ये ज्यादा विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं। रडार सिग्नल की पकड़ में नहीं आते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए सिग्नल लेता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर होती है। युद्ध के मैदान में यह ज्यादा कारगर और मारक साबित हो रहा है, क्योंकि कम खर्च और हल्का होने की वजह से इससे बड़े हमले किए जा रहे हैं। साथ ही इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। यूक्रेन इस तरह से 10 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी में है, जिससे रूस में घुसे उसके एजेंट तक इन्हें पहुंचाकर रूस के कई शहरों में एक साथ हमले किए जा सके। पिछले 48 घंटे में रूस ने इन्हीं ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें रूस ने काला सागर में 19 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। उसी से यूक्रेन की ऑप्टिकल साजिश का खुलासा हुआ है। इसके अलावा रूस पर हमले करने के लिए अमेरिका जल्द हथियार देने वाला है। बाइडेन सरकार के फाइनल पैकेज पर जल्द मोहर लग सकती है। इसके लिए CIA निदेशक बिल बर्न्स यूक्रेन दौरे पर हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध की स्थिति के बारे में जाना। यानी बाइडेन ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूरोप में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसका इशारा यूक्रेन को सैन्य मदद का पैकेज देने से कर दिया है। हो सकता है कि रूस में प्रॉक्सी हमलों के पीछे भी पेंटागन का ब्लूप्रिंट हो, क्योंकि CIA निदेशक बर्न्स के दौरे से ठीक पहले रूस में यूक्रेन के प्रॉक्सी हमले तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन पर रूस से 103 ड्रोन हमले, बड़ी खबर। 103 ड्रोन हमले, 52 ड्रोन को एयर डिफेंस ने गिराया। कीव में ड्रोन हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। महज 24 घंटे पहले हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसका प्रतिशोध अमेरिका ने हूती से लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त ऑपरेशन में यमन में हूती के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शहर के बीच मौजूद ठिकानों पर भी बमबारी की।
अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक को हूती के खिलाफ ऑपरेशन का पहला चरण माना जा रहा है। दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल यमन में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं ताकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती को भी शक्ति विहीन किया जा सके। ऐसे में सवाल है कि क्या यमन के हालात भी गाजा और लेबनान जैसे होने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रात का वक्त था। लाल सागर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अचानक हलचल तेज हो गई। कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट पर मिसाइलें लोड की जाने लगी। एयरक्राफ्ट से एक एक कर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। इन फाइटर जेट के टारगेट पर थे यमन में मौजूद हूती के ठिकाने। महज कुछ मिनटों की उड़ान के बाद ये फाइटर जेट यमन पहुंचे और बमबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते यमन के शहर धमाके से दहलने लगे। यह अमेरिका और ब्रिटेन नेवी का संयुक्त ऑपरेशन था। यमन की राजधानी सना और अल हुसैदा पर बमबारी की गई। यहां मौजूद हूती के ठिकानों को टारगेट किया गया। यह सना का वीडियो है जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स ने शहर के बीचों बीच बम बरसाए। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। यह सना में अमेरिकी स्ट्राइक्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी जबरदस्त धमाका देखा जा सकता है। दावा है कि यहां हूती का हथियार डिपो मौजूद था जिसे अमेरिकी बमबारी में तबाह कर दिया गया। शहर के बीचों बीच धमाके का यह वीडियो भी सना का ही बताया जा रहा है। दावा है कि यहां हूती का कमांड सेंटर मौजूद था जिसे आबादी के बीच बनाया गया था। अमेरिका ने इसे भी तबाह कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सना में 6 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक की जिसमें हूती के कुल 8 ठिकाने तबाह हो गए। अल हुदैदा पोर्ट पर भी हमले किए गए। यहां मौजूद ईरान से मिले मिसाइल जखीरे को तबाह करने का दावा किया गया है। दरअसल माना जा रहा है कि अमेरिका की इस स्ट्राइक का प्रमुख टारगेट हूती की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जिन्हें हूती यमन में ही बनाने का दावा करता था, लेकिन दुनिया इसे ईरान का अस्त्र दान मानती है। दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के इस मिशन में हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दरअसल लाल सागर में अमेरिका का यूएसएस हैरी ट्रूमैन मौजूद है। यहीं से अमेरिका के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इस दौरान ब्रिटेन के फाइटर जेट भी मौजूद थे। इन्होंने यमन में मौजूद अल हुदैदा पोर्ट के आसपास और राजधानी सना पर बमबारी की। अमेरिका और ब्रिटेन के इस संयुक्त ऑपरेशन को बेहद टारगेटेड बताया जा रहा है। दावा है कि ऑपरेशन में हूती की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। यहां फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। इसके अलावा हूती के मिसाइल ठिकाने और रॉकेट लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। दावा है कि यहीं से हूती लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक में सना में मौजूद हूती कमांड सेंटर और मिलिट्री कैंप को भी तबाह कर दिया। अमेरिका ने सना में मौजूद हथियार डिपो पर भी हमला किया। हूती का यह हथियार डिपो जमीन के नीचे बनाया गया था। यहीं उसकी मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन मौजूद थे। इन्हें लाल सागर में हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिकी स्ट्राइक में यह हथियार डिपो भी ध्वस्त हो गया। साफ है अमेरिका ब्रिटेन के हमले में हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस स्ट्राइक में अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा। हमले में अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के तबाह होने की खबर है।
दरअसल अमेरिका का दावा है कि स्ट्राइक के बाद यूएस फ्रिगेट ने गलती से फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी फाइटर जेट हूती के पलटवार में तबाह हो गया। बीते 2 हफ्ते में ऐसा दूसरी बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हूती पर बमबारी की। यमन में ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने अपने बयान में कहा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूती लगातार हमले कर रहा है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हूती की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। अमेरिका और ब्रिटेन का यह संयुक्त ऑपरेशन कामयाब रहा। इन हमलों में हूती के सैन्य मोर्चे पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका भले इसे समंदर में बढ़ती हूती की आक्रामकता का जवाब बता रहा है, लेकिन इस स्ट्राइक की 2 और वजहें भी हैं, जो भविष्य में यमन में आने वाली बारूदी तूफान की मुनादी करती। हूती के खिलाफ ऑपरेशन की पहली वजह है इजराइल पर हमले का बदला, जबकि दूसरी वजह है हूती के खात्मे का ऑपरेशन। दरअसल 24 घंटे पहले ही हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था, जिसके लिए हूती ने अपने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब अमेरिका और ब्रिटेन के इस अभियान को इसी का बदला माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हूती के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसका उद्देश्य होगा यमन से हूती का संपूर्ण सर्वनाश। दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल पर 3 तरफ से सीधे हमले होते रहे हैं। एक तरफ गाजा से हमास इजराइल पर हमला करता है, तो दूसरी तरफ लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला इजराइल को जख्म देता है। तीसरी तरफ यमन से हूती इजराइल पर मिसाइल बरसाता है। बीते 1 साल में इजराइल, हमास और हिजबुल्ला को बेहद कमजोर कर चुका है। माना जा रहा है कि अब यमन में मौजूद हूती की बारी अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल हूती को शक्ति विहीन करने की तैयारी में। हूती में हो रहे ये हमले इस ऑपरेशन का पहला चरण माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल यमन का हाल भी गाजा और लेबनान जैसा कर सकते हैं। यानी भविष्य में यहां ठीक वैसी ही तबाही हो सकती है जैसी गाजा और लेबनान में हुई है। यही वजह है कि अमेरिका ने ज्यादातर हमले घनी आबादी वाले इलाके में किए। हूती ने अमेरिका के इस हमले को एक आतंकी कृत्य बताया है। हूती की पॉलिटिकल विंग के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने अपने एक बयान में कहा, ये यमन में अमेरिका का आतंकी हमला था। ये हमले अमेरिकी अपराध की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस तरह अमेरिका गाजा के लिए हमारे समर्थन को खत्म नहीं कर सकता। साफ है, अमेरिका भले इजराइल के साथ मिलकर हूती को तबाह करने की तैयारी कर चुका है, लेकिन हूती के इरादों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खार्किव में भीषण गोलीबारी की गई है। रूसी सेना पर लगातार फायरिंग हुई। बेलारूसी विद्रोही लड़ाकों का हमला। तो दुनिया में खुले बारूदी मुहाने के एक तरफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका मौजूद है, और ऐसा इसलिए अमेरिका की रणनीति रही है कि प्रत्यक्ष रूप से सेना उतारने की बजाय किसी को मदद देकर युद्ध में शामिल हुआ जाए। लेकिन पहली बार एक ऐसे वॉर जोन को खोलने का ऐलान निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है जो चीन के फ्रंट पर खुलता है। यानी बारूदी तबाही में जो चीन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, उसे भी जंग में खींचा जा रहा है। आखिर कैसे और चीन आया तो क्या होगी जंग की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में।
भविष्य में विनाशकारी जंग के कई मोर्चे खुले हैं, जिनमें कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रूस और अमेरिका आमने सामने। लेकिन इस टकराव में एक किरदार और है, जिसके खिलाफ अमेरिकी फोर्स का मोर्चा खुलना बाकी है। ये किरदार है चीन। इस किरदार की युद्ध के मैदान में एंट्री अभी सीमित है, लेकिन ट्रंप ने मन बना लिया है कि उनके सत्ता में आते ही चीन प्रत्यक्ष युद्ध में पहला टारगेट होगा। हालांकि वॉर जोन तय नहीं है, लेकिन इस युद्ध की पृष्ठभूमि में होगा कैरेबियन सागर से लगा वो हिस्सा जहां चीन का दखल। इस तकरार की पृष्ठभूमि बनेगी पनामा नहर, जिस पर कब्जे की मुनादी ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही कर दी। और इस मुनादी के साथ ट्रंप ने जोड़ दिया है चीन के खिलाफ ऐलान जंग। ट्रंप का प्रण, पनामा नहर पर नियंत्रण। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि चीन के खिलाफ जंग के ऐलान के पीछे वजह बनेगा वो समुद्री रास्ता जिस पर चीन का प्रभुत्व है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस मार्ग को ही ट्रंप चीन के खिलाफ मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब है अमेरिकन जहाजों से वसूला जाने वाला ज्यादा टैक्स, और इस टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा चीन को लाभ के रूप में मिलना, जिसका इस्तेमाल चीन न्यूक्लियर हथियार बनाने में कर रहा है। इस संबंध में पेंटागन ने एक रिपोर्ट भी जारी की, लेकिन इस रिपोर्ट को जानने से पहले पनामा का समीकरण समझ लीजिए। कैरेबियन सागर, क्रिस्टोबल ब्रेकवाटर, गैटून लॉक्स, गैयून लेक, कुलेब्रा कट, सेंटिनल ब्रिज, सैन मिगुल लॉक्स, मीरा फ्लोरेस लॉक्स, ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज, बालबोआ यॉट क्लब, पनामा शहर, पलाइता मरीना, फ्लेमेंको मरीना और फ्लेटा एंग्रेज। दरअसल पनामा नहर ग्लोबल वैश्विक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे अहम है। ये 82 किलोमीटर लंबी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूरी दुनिया का 6% समुद्री व्यापार पनामा से ही होता है। अमेरिका भी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले जहाजों के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। जिससे 22,000 किलोमीटर की दूरी 8,370 किलोमीटर हो जाती है। यानी अमेरिका का 14% व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसके अलावा साउथ अमेरिकी देश भी इसी नहर से आयात निर्यात करते हैं, जिससे पनामा सरकार को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। लेकिन यह रास्ता धीरे धीरे चीन के कब्जे में जा रहा है। चीन की हचलसन कंपनी पनामा बंदरगाह के 5 बड़े जोन पर कंट्रोल करती है। इनमें से 2 जोन पनामा नगर के मार्ग पर स्थित है। इसके साथ ही चीन की कंपनियां पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल पर काम कर रही हैं। वहीं चीन की एक कंपनी पनामा के अटलांटिक महासागर की तरफ सबसे बड़े बंदरगाह पर भी नियंत्रण करती है। तो चीन की ही एक कंपनी पनामा नगर पर पुल निर्माण भी कर रही है, जबकि चीन की अलग अलग कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचे का विकास भी कर रही हैं। इसलिए ट्रंप पनामा में चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है और उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया है कि अमेरिका 1999 से पहले की तरह ही पनामा को नियंत्रण में ले सकता है। हालांकि यह धमकी पनामा सरकार के लिए है, लेकिन इसका केंद्र चीन है। यानी ट्रंप ने शी जिनपिंग को खुलेआम धमकी दे दी है, जिसमें बताया गया है कि 1914 से 1999 तक जिस पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण था, उसे किसी भी तरह वापस हासिल किया जा सकता है। और ऐलान ट्रंप ने तब किया है जब चीन को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समय चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार है और चीन 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाने का लक्ष्य पूरा कर रहा है। यानी टीम ट्रंप के थिंक टैंक्स ने चीन के बढ़ते परमाणु खतरे के पीछे अमेरिकी धन का ही अनुमान लगाया है, जिसे ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। इसलिए पनामा पर कब्जा करके चीन को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन चीन भी इस स्थिति में है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सकता है, जिसका प्रमाण है चीन के रक्षा मंत्रालय से जारी हुआ जवाब। इस जवाब में चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को युद्ध का आदि देश कहा है। वहीं पेंटागन की रिपोर्ट को अमेरिका की हताशा बताया गया है।
यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने चीन की रक्षा नीतियों की गलत व्याख्या पेश की है, जबकि अमेरिका ही वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। मतलब साफ है कि अब बाइडेन हो या ट्रंप, जिनपिंग के लिए अमेरिका से टकराव की स्थिति नहीं बदलेगी। और ट्रंप का पनामा को लेकर किया गया ऐलान साबित करता है कि युद्ध की पृष्ठभूमि यही वैश्विक व्यापार मार्ग बनेगा, जिसमें दुनिया फिर दो गुटों में बंट जाएगी, जिसका इशारा यूक्रेन की जंग में आमने सामने खड़े नाटो और रूस ने दे दिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग की है। इस बजट की बढ़ोतरी के पीछे रूस के बारूदी इरादों को कारण बताया गया है। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि अगर पुतिन हमला करते हैं तो जर्मनी युद्ध लड़ने में सक्षम है। हालांकि बजट बढ़ोतरी के पीछे एक कारण ट्रंप की नाटो में बने रहने की शर्त भी है, लेकिन यह भविष्य पर निर्भर मांग हो सकती थी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पुतिन ने विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया। आपने बिल्कुल सही सुना, विश्व युद्ध। और पुतिन के लिए यह विनाशक जंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यानी अब समझौता नहीं हुआ तो फिर रूस नाटो के खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ेगा, और इस युद्ध में दुनिया दो भागों में बटेगी, जिसमें एक खेमे की अगुवाई रूस करेगा और दूसरे की अमेरिका। और पक्षों में जो बंटवारा होगा उसमें अमेरिका के साथ नाटो देश होंगे, तो वहीं रूस के साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया खड़े दिखेंगे। और मुमकिन है कि ट्रंप के शासन में आने के बाद इस युद्ध का केंद्र होगा कैरिबियन सागर से लगा वो हिस्सा जिसे पनामा कहा जाता है, जहां कब्जे के लिए प्रत्यक्ष जंग होगी, जिसका जवाब चीन देगा। और फिर इस जंग के विस्तार में हर बारूदी जोन दो भागों में बटा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना का अंत निकट आ गया है। उत्तर कोरिया के सैनिक विध्वंसक हो गए। किम जोंग ने कुर्स्क में तोप, मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिक अब कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को इन्हीं हथियारों से खत्म करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद कुर्स्क युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सवाल यह है कि क्या रूसी सेना और उत्तर कोरिया के सैनिक दिसंबर के अंत तक कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त करवा पाएंगे? ये कुर्स्क की लड़ाई है जो सर्दी में बहुत विध्वंसक हो गई है। कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का बचना अब असंभव लग रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक काल बन गए। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया ने पहले सेना भेजी और अब आर्टिलरी और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया ने 10 कोक्सन तोप कुर्स्क पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, पोगगोक्सोंग 2 मिसाइल फायर करने वाले 4 लॉन्चर भी पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर कोरिया के सैनिक सिर्फ तोप से ही नहीं बल्कि घातक मिसाइल से भी हमला करने वाले हैं। पोगगोक्सोंग 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल से हमले के साथ ही कुर्स्क का युद्ध बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ एक तरफ उत्तर कोरिया के सैनिक हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना वज्रपात कर रही है। उत्तर कोरिया और रूस की सेना जिस तरह से संयुक्त हमले कर रही है उससे लग रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का बचना असंभव है।
रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेड MLRS से जबरदस्त हमले किए। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने होवित्जर से धावा बोलकर यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन को खत्म कर दिया। कुर्स्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट भी तहस नहस हो गया। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है। कुर्स्क में रूस के Su-34 फाइटर जेट जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुतिन और किम सेना के संयुक्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेन के 3 टैंक और 6 सैन्य वाहन भी जल गए। कुर्स्क में सूरत हाल यह है कि यूक्रेनी फोर्स के पास अब सरेंडर करने के विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया है कि कुर्स्क को दिसंबर के अंत तक यूक्रेनी फोर्स से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। इसी के बाद कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरियाई सेना का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हो गया। कुर्स्क की जंग में उत्तर कोरिया के सैनिक अब घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क की जंग अब बहुत भयावह रूप लेने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में अंतरिम सरकार बनने के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए। अब सीरिया एक नए संकट में घिर गया है। सीरिया में फिर से गृह युद्ध के आसार बन रहे हैं क्योंकि असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुट एकजुट नहीं हो पा रहे, बल्कि वो अलग अलग इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की और इजराइल ने भी सीरिया में कब्जे के लिए सेना लगा दी है। आखिर सीरिया कैसे फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। असद के सीरिया छोड़कर जाने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की अंतरिम सरकार बन गई है। गृह युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोही गुट जश्न मना रहे हैं। अंतरिम सरकार ने असद से जुड़ी सारी संपत्ति और प्रशासनिक अधिकार अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस बीच सीरिया में कई मोर्चों पर अभी भी हालात खौफनाक बने हुए हैं। दक्षिणी सीरिया में इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करने के लिए सेना तैनात कर चुका है, जबकि उत्तरी सीरिया बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा करने के लिए तुर्की ने सेना लगा दी है, जो PKK के ठिकानों पर हमले कर रही है। इस बीच एक नया फ्रंट और खुल गया है। फ्रंट लाइन पर HTS और SDF आमने सामने आ गए हैं, यानी हयात तहरीर अल शाम और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स आपस में टकरा रहे हैं, जिससे एक बार फिर से सीरिया गृह युद्ध में घिरता नजर आ रहा है, जिसमें HTS और SDF में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। और ये जंग एक कुर्द नियंत्रण वाले इलाके को लेकर है, जहां उत्तर और पूर्व में सीरिया के करीब 1/3 हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है और कई सालों से कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। SDF कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की एक विंग है।
जिसको लेकर सीरिया में भारी तनाव है। पीकेके कहीं कब्जा न कर ले, इसीलिए तुर्की ने एचटीएस के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे पीकेके और एचटीएस में जंग शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि असद के खिलाफ दोनों अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका किसकी तरफ झुकेगा, क्योंकि एचटीएस और एसडीएफ दोनों को ही अमेरिका समेत नाटो का समर्थन प्राप्त है। जबकि तुर्की और अमेरिका के संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तुर्की के रूस के साथ मिल जाने से सीरिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि रूस भी एचटीएस से अपने सैन्य बेस वहां रखने के लिए तालमेल बिठा रहा है। ऐसे में सीरिया में अमेरिका विरोधी मोर्चा तैयार हो रहा है। हालांकि अभी एचटीएस ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कोबानी इलाके में एसडीएफ के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई बता रही है कि वो गोलान हाइट्स में भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो सीरिया को फिर से गृह युद्ध की आग में घिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एचटीएस के सामने भी वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो असद के सामने थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सांसें फूली हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी है। ये खुशी है मौत से जंग जीत लेने की, उस दृढ़ संकल्प की जिसने इन तीनों को खून जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहने की शक्ति दी। ये तस्वीरें रूस के कमचत्का आइलैंड की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे ये वो तीन योद्धा हैं जिन्होंने -20 डिग्री तापमान में भी हार नहीं मानी और 3 दिनों तक इस उम्मीद में जिंदा रहे कि एक वक्त आएगा जब वो घर जाएंगे। दरअसल 19 दिसंबर को रूस का AN-2 विमान कमचत्का आइलैंड से गुजर रहा था। इस विमान को मिल्कोवो से आसरा जाना था। ये एक छोटा कार्गो प्लेन था। इस विमान में 2 पायलट और 1 यात्री मौजूद थे। अचानक रूस का प्लेन लापता हो गया। काफी कोशिशों के बाद भी प्लेन से संपर्क नहीं हो रहा था। ऐसे में कुछ घंटों के बाद प्लेन को ढूंढने का अभियान शुरू हुआ। AN-2 प्लेन की तलाश में 6 हेलीकॉप्टर्स की टीम को लगाया गया। करीब 3 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम को कमचत्का आइलैंड पर भारी बर्फबारी के बीच एक प्लेन का मलबा नजर आया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर को नीचे लाई तो प्लेन के पास 3 लोग नजर आए जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। सवाल है, ये तीनों लोग इतनी ठंड में 3 दिन तक जिंदा कैसे रहे? इन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए बर्फ में गड्ढा खोदकर उसमें रहने लगे। वहीं प्लेन के ईंधन से बर्फ को पिघलाकर पानी का इंतजाम किया। प्लेन में मौजूद डिब्बे पैक खाने के जरिए अपनी भूख को शांत करते रहे। कमचत्का आइलैंड से जिंदा बचाए गए आंद्रेई मेटासोव की माने तो उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका था। अगर वो कुछ दिन और यहाँ फंसे रहते तो शायद जिंदा नहीं बचते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, रूस के स्तावरोपोल शहर में धमाके हुए हैं। पटाखों के ढेर में अचानक आग लग गई। यूक्रेनी जासूसों पर हमले का शक है। रूस के स्तावरोपोल शहर में धमाके हुए हैं। पटाखे में अचानक आग लग गई। पटाखों का एक ढेर फोन बूथ में रखा था, जहां अचानक आग लग गई। और यूक्रेन पर रूस से 103 ड्रोन हमले किए गए। 52 ड्रोन को एयर डिफेंस ने गिरा दिया। 103 ड्रोन से यूक्रेन पर रूस से हमले हुए और 52 ड्रोन को
यूक्रेन के एयर डिफेंस ने गिरा दिया। कीव में ड्रोन हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। Тупо всего Артема! Ебать! Шестую слышу! Охуеть! रूस में यूक्रेन ने एजेंट भेजकर प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए हैं जो नेटो के बनाए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। 5 दिन पहले ओरियल ऑयल डिपो पर हमला किया था, अब एक बार फिर से अटैक किया गया जिसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। कुर्स्क में रूस के हथियार डिपो में विस्फोट कराकर उसे उड़ा दिया। हमले में सारे हथियार नष्ट हो गए, जबकि मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट ने प्रॉक्सी हमला किया जिसमें कई कार खाक हो गई, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में एटीएम जला डाला। इस हमले को एक महिला ने अंजाम दिया। बेलगोरोद के कई इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर यूक्रेन ने सी ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा काला सागर में खड़े रूसी शिप को भी ध्वस्त कर दिया।